विथ मयंक, माई सेल्फ शांति। तो फ्रेंड्स, कल हमने चैप्टर 11 देखा था, तो वो पूरा नहीं हो पाया था और चैप्टर 11 हमारा था जंतुओं और पादप में परिवहन। तो फ्रेंड्स, हमने परिवहन तंत्र मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा कल। आज हम एक्सक्रेटरी सिस्टम मतलब उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा 11.2 है जंतुओं में उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब हमारे जो शरीर के अपशिष्ट पदार्थ हैं या वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको शरीर के बाहर निकालना, यही उत्सर्जन कहलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थों के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों के द्वारा किस प्रकार से जो उच्छ्वसन करते हैं उस प्रक्रम के दौरान शरीर से बाहर निकाली जाती है ना। और जो हम भोजन हम करते हैं वो जब पाचन हो जाता है तो उसका बहिर्क्षेपण प्रक्रम के द्वारा मतलब मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम देखते हैं कि हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं शरीर के द्वारा बाहर कैसे निकाले जाते हैं। ओके, ये अपशिष्ट पदार्थ क्या है और ये कहाँ से आता है। तो जब हमारी कोशिकाएं अपना काम करती हैं तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निर्मुक्त करती मतलब छोड़ती हैं। तो अधिकांश ये पदार्थ विषाक्त होते हैं मतलब जहरीले होते हैं। इनका हमारे शरीर में कोई यूज़ नहीं होता। अगर ये विषाक्त पदार्थ हमारे शरीर में इकट्ठे होते रहें तो हमारे लिए बहुत घातक होते हैं, तो इसलिए इनको बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। तो सजीवों द्वारा कोशिकाओं के निर्मित होने वाली अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको बाहर निकालने के प्रक्रम को ही उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। ओके, और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे शरीर में मतलब रक्त में जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए, है ना। तो ये किस प्रकार से होता है? तो इसके लिए शरीर को रक्त को छानने की व्यवस्था करनी पड़ती है। ओके, और ये क्षमता किससे है? तो यह हमारे शरीर में इसकी व्यवस्था वृक्क करते हैं मतलब गुर्दे, किडनी बोलते हैं जिसको। इसकी उपस्थिति में रक्त कोशिकाओं के द्वारा उपलब्ध की जाती है। हम मतलब हमारे वृक्क में जो ब्लड है उनको लाया जाता है और ये जब रक्त दोनों वृक्क में पहुंचता है, किडनी में पहुंचता है, तो उसमें जो उपयोगी पदार्थ हैं और हानिकारक पदार्थ ये दोनों ही होते हैं। तो उपयोगी पदार्थों को ब्लड पुनः फिर से अवशोषित कर लेता है और जल में घुले हुए जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो मूत्र के रूप में बाहर कर दिए जाते हैं। ठीक है, और जो जो वृक्क है, किडनी है, उससे जो मूत्र वाहिनी मतलब मूत्र वाहिनी है, मैं डायग्राम में दिखाऊंगी आपको तब समझ में आएगा। तो मूत्र वाहिनी है उससे होता हुआ मूत्राशय में जाता है, फिर वहाँ से मूत्र वाहिनियों के जो नली है वो वहाँ से मूत्राशय में संचित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और मूत्राशय से जो एक पेशी मतलब मस्कुलर नली जुड़ी होती है जो कि मूत्र मार्ग कहलाती है। ओके, और मूत्र मार्ग का दूसरा सिरा जो है मूत्र रंध्र कहलाता है। मूत्र रंध्र में खुलता है और इसी मूत्र रंध्र के द्वारा जो यूरिन है या मूत्र है वो शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे शरीर में मानव उत्सर्जन तंत्र में वृक्क या गुर्दे होते हैं। दो मूत्र वाहिनियाँ होती हैं, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है। ओके, तो फ्रेंड्स पहले डायग्राम देख लें। ये आप देख रहे हो, ये मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र है। यहाँ पर दो किडनी है मतलब गुर्दे हैं, ये वेन है और ये आर्टरी है। ओके, और ये जो पतली ट्यूब जैसी संरचना आप देख रहे हो यही मूत्र वाहिनी है। ओके, और ये मूत्राशय मतलब ब्लैडर होता है और ये इसको यूरेटर बोलते हैं। वृक्क मतलब किडनी और ये मूत्र मार्ग। ओके, और ये मूत्र रंध्र कहलाती है। ठीक है, तो हमारे शरीर में एक जोड़ी किडनी
और यूरेटर होते हैं और एक ब्लैडर होता है जिसमें आके मूत्र इकट्ठा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई भी वयस्क व्यक्ति है, मतलब नॉर्मल इंसान है, वो 24 घंटे में 1 से 1.5 लीटर मूत्र मतलब उसके शरीर में इकट्ठा होता है। और वो उसको मतलब इकट्ठा एक साथ नहीं होता, वो धीरे धीरे जो दिन भर में मूत्र त्यागता रहता है, अगर उसको नापा जाए तो 1 से 1.5 लीटर तक होते हैं। ठीक है, और जो हमारा मूत्र है उसमें 95% तक जल होता है और 2.5 मतलब 2.5% यूरिया होता है और 2.5% और भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी मतलब गर्मी के दिन आ गए हैं और गर्मियों में हमें काफ़ी अधिक पसीना आता है। तो ये पसीना क्यों आता है? तो फ्रेंड्स, अब जब हम पानी पीते हैं तो उसका बहुत सारा भाग तो हमारे शरीर के उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म में यूज़ कर लिया जाता है और हमारी बड़ी आंत के द्वारा कुछ मात्रा अवशोषित कर ली जाती है। और जब ये किडनी में आता है तो किडनी के साथ जो अपशिष्ट पदार्थ हैं मतलब मूत्र में जल में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो घुलकर हमारे मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं और कुछ जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो हमारे शरीर के मतलब हमारे त्वचा से और हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उसके माध्यम से पसीने के रूप में बाहर आ जाते हैं। और हम वैसे भी हम गर्मी के दिनों में काफ़ी अधिक मात्रा में जल ग्रहण करते हैं मतलब पानी पीते हैं, है ना। तो जितना अधिक पानी पीते हैं और गर्मी जितनी अधिक होगी उतना ज़्यादा हमको पसीना आता है ना। तो पसीने को ही स्वेद बोला जाता है। ठीक है, लवण और यूरिया जल के साथ स्वेद पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो पसीना है उसमें बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं, है ना, जहरीले पदार्थ जैसे कि यूरिया वगैरह होते हैं। तो ये पसीने के द्वारा बाहर निकाल दी जाती हैं। ये एक तरह से हमारे शरीर का मतलब शुद्धिकरण होता है। इससे हमारे शरीर के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं वो पसीने के रूप में बाहर निकलते हैं। तो एक तरीके से हमारे शरीर का शुद्धिकरण ही है, समझो। ओके, तो आपने गर्मियों में देखा होगा कि पसीने में जो हम जो कपड़े पहने होते हैं ज़्यादा खास करके जैसे डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं तो उस पसीना जब सूख जाता है तो हम देखते हैं कि वो सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है ना। तो ये क्यों होता है? तो जो पसीना होता है उसमें सफ़ेद धब्बे क्यों दिखाई पड़ते हैं? तो जहाँ पर ज़्यादा पसीना आता है वहाँ पसीने में क्या होता है, लवण होते हैं। लवण मतलब साल्ट की मात्रा होती है। तो ये साल्ट जो है जब पसीना भाप बन के उड़ जाता है और जो लवण या जो साल्ट है वो हमारे कपड़ों में ही रह जाते हैं जो कि धब्बे के रूप में हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, क्या ये जो पसीना निकलता है उसका कोई और महत्व है या इसका कोई और फ़ायदा है हमारे शरीर में? तो जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि मिट्टी के जो घड़े बने होते हैं उसके अंदर पानी ठंडा कैसे रहता है। तो इसका कारण यह है कि घड़े में जो छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उससे रिस कर पानी उसकी बाहरी सतह पर आ जाता है। और ये जब पानी जब वाष्पित होता है मतलब वाष्प बन के उड़ता है तो घड़े में जो शेष बचा पानी होता है वो ठंडा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर में पसीना भी हमारे शरीर को ठंडा बनाए रखने के लिए हमारी सहायता करता है। ओके, मतलब हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने का काम पसीना ही करता है। ओके फ्रेंड्स, तो और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट नोट्स में आप जो अगर बना रहे होगे आप नोट्स, उसमें एक और पॉइंट ऐड कर लेना कि फ्रेंड्स कभी कभी आपने देखा है कि किसी व्यक्ति का किडनी जो है काम करना बंद कर देता है ना। और ऐसा क्यों होता है? तो या तो वो उसको कोई बीमारी होगी या कोई संक्रमण होगा या कभी कभी किसी को चोट लग जाती है जिसके कारण भी किडनी काम करना बंद कर देता है ना। तो ये किडनी जो है वो काम करना बंद कर देता है जिससे उसके रक्त में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसकी मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है, जैसे कि यूरिया वगैरह। यूरिया हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक है जो कि अमोनिया के रूप में हमारे शरीर में इकट्ठे होते रहते हैं। तो इसको हमारा जो किडनी जो है इसी को छानने का काम करता है। तो ये जो अगर ब्लड में अपशिष्ट पदार्थ बहुत अधिक तक मात्रा में बढ़ जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति जो है जिंदा नहीं रह पाएगा, है ना। तो जो किडनी है हमारे तो वो रेगुलरली इसको छानने का काम करते हैं हमारे ब्लड को। तो जिस व्यक्ति का किडनी फेल हो जाता है या
काम करना बंद कर देता है, उससे ये जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको हटाने के लिए क्या किया जाता है, तो उनको कृत्रिम मतलब किडनी के द्वारा, या जिसको हम डायलिसिस बोलते हैं, है ना, उसके द्वारा उसके ब्लड को छाना जाता है। इसी को हिंदी में अपोहन बोला जाता है, डायलिसिस को अपोहन बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो शरीर के बाहर उसके ब्लड को एक मतलब माध्यम होता है कृत्रिम रूप से, तो वहाँ पर उसको गुजारा जाता है ब्लड को, वहाँ पर ब्लड उसका फिल्टर होता है और फिर से बॉडी में उसको ब्लड को डाल दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी को क्या बोला जाता है, डायलिसिस। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बनते हैं इससे। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि जो जीव जंतु हैं, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, उनके शरीर में भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जो कि मतलब कई रसायनों के रूप में होते हैं। तो और जो इनके शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो किस प्रकार से निकलते हैं, इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि जो जल में रहते हैं, जल के जीव जैसे मछली, तो मछली अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया उत्सर्जित करती है। फ्रेंड्स, क्योंकि मछली जल में रहती है ना, तो ये उसका जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है वो अमोनिया के रूप में होता है और वो जल में घुल जाता है। ठीक है, और उसी तरह से जो पक्षी, कीट, छिपकली, सर्प, ये जो हैं ये अपना उत्सर्जन किस रूप में करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों का, तो ये अर्ध घन मतलब सेमी सॉलिड के रूप में करते हैं, जो कि वाइट कलर का होता है, और ये एक यौगिक मतलब यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, तो ये जो पक्षी, कीट और छिपकली वर्ग के जीव हैं वो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, और हम जो इंसान हैं वो क्या करते हैं, तो हम जो मानव हैं वो हमारा अपशिष्ट पदार्थ यूरिया के रूप में होता है। ओके, तो हमने जाना कि जीव जंतु अपना उत्सर्जन किस प्रकार से करते हैं। अब हमारा 11.3 है पादपों में पदार्थों का परिवहन। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि जो पेड़ पौधे हैं वो अपना परिवहन किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि जो पौधे हैं उनके जड़ों के द्वारा मिट्टी से जल और खनिज पोषकों को अवशोषण करते हैं और उन्हें पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं, मतलब उनको पत्तियों तक पहुंचाते हैं। और पत्तियां जो हैं जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती हैं, है ना। तो हमने 10th चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो सभी जीव हैं वो भोजन के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो उनके लिए ऊर्जा का स्रोत भोजन है ना। और जो जीव हैं वो उनकी जो प्रत्येक कोशिका है उसमें ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा भी मुक्त होती है। तो कोशिकाएं इस प्रकार के ऊर्जा का उपयोग अपने अनेक प्रकार की जो क्रियाविधि है उसके संपादित करने के लिए, मतलब अपने ग्रोथ के लिए यूज करती हैं। और ये जो आवश्यक, इसके लिए आवश्यक है कि जो जीव हैं उनकी जो कोशिका है उसमें भोजन की उपलब्धता बनाए रहें, है ना। तो आपके मन में ये विचार आया है कभी कि पौधे के जड़ हैं वो जल का अवशोषण किस प्रकार से करते हैं, है ना। और जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे हैं या उनकी जो पत्तियां हैं उस तक किस प्रकार से पहुंचाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो पौधों के जो भाग हैं जो भोजन नहीं बना सकते और पत्तियों द्वारा जो भोजन बनता है वो कैसे पहुंचाया जाता है पेड़ पौधों के सभी भागों में। तो फ्रेंड्स, अब हम यही जानेंगे कि पेड़ पौधों में परिवहन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो जल और खनिजों का परिवहन। पादप मूलों द्वारा जड़ और पोषक तत्व मृदा से अवशोषित होते हैं। तो पादप मूल मतलब पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं उसके द्वारा जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण होता है। तो ये किसके द्वारा होता है, तो उनकी जड़ों में मूल रोम प्रेजेंट होते हैं। मैं डायग्राम दिखाऊंगी आपको, तो उसमें मूल रोम प्रेजेंट होते हैं। और ये मूल रोम क्या करते हैं, तो ये जल में जो घुले हुए खनिज पोषक होते हैं पदार्थ हैं उनका अंतर्ग्रहण करते हैं, मतलब उनको ग्रहण करके पेड़ पौधों के जो अनेक भागों तक पहुंचाते हैं। और जो इसकी जड़ है उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा स्पेस देते हैं कि जल का अधिक से अधिक अंतर्ग्रहण हो सके। ठीक है, तो जो मूल रोम है वो मिट्टी के कणों के बीच में उपस्थित जल का उपयोग करते हैं। ठीक है, और हमेशा उसके संपर्क में बने रहते हैं। और फ्रेंड्स, पेड़ पौधों में जो मिट्टी है उससे जल और पोषक तत्व के परिवहन के लिए एक पाइप जैसी संरचना होती है। ठीक है, जिसको वाहिकाएं बोला जाता है।
तो पादप मूलों द्वारा जल और पोषक तत्व मृदा से अवशोषित होते हैं, मतलब इसकी जड़ें मिट्टी से अवशोषण करती हैं। पूरे पादप में पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं जो संवहन ऊतक बनाती हैं। फ्रेंड्स, जो पेड़ पौधों की पाइप जैसी संरचनाएं होती हैं, जैसे कि आपने कभी ठंडी का दिन आ गया है, स्ट्रॉ से हम जूस या शरबत वगैरह पीते हैं, तो जिस तरह से पाइप से खींचा जाता है जूस वगैरह, उसी तरह से वही प्रोसेस पेड़ पौधों के अंदर भी उसी तरह से पाइप की जैसी संरचनाएं होती, जिसको वाहिकाएं बोला जाता है। ठीक है, और ये संवहन ऊतक की बनी होती हैं। और फ्रेंड्स, आप जानते हो कि ऊतक क्या होता है? तो ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। मतलब कोशिकाओं का समूह होता है ऊतक, ठीक है, जो विशेष कार्य को करने के लिए बना होता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे जाइलम कहा जाता है। ठीक है, जल और पोषक तत्व जाइलम नामक संवहन ऊतक द्वारा ले जाए जाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो जाइलम है वो पेड़ पौधों में जल का संवहन करता है। ठीक है, आप डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पर ये जो दिख रहा है यही जाइलम है, और ये मूल रोम है, मतलब जड़ है। पेड़ पौधे के जो जड़ हैं उसमें मूल रोम पाए जाते हैं, और यहीं से जो पानी का अवशोषण जाइलम के द्वारा होता है। पादपों के विभिन्न भागों में भोजन का परिवहन फ्लोएम नामक संवहन ऊतक द्वारा होता है। फ्रेंड्स, अब पेड़ पौधों में जो भोजन बनता है तो उसका संवहन, मतलब जो पत्तियों में भोजन निर्माण का काम होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, तो उसको पौधों के सभी भागों तक कौन पहुंचाता है? तो वो उसका काम फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, जाइलम चैनलों का सतत जाल बना होता है जो मूल को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है। इसी प्रकार बना तंत्र पूरे पादप को जल का परिवहन करता है। और आप जानते हो कि पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती हैं। भोजन को पादपों के सभी भागों में कौन लेकर जाता है? तो ये कार्य संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है, जो कि फ्लोएम कहलाता है। ठीक है, फ्लोएम को पोषवाह बोला जाता है और जाइलम को दारू बोला जाता है। ठीक है, ये डायग्राम में आप देख रहे हो, इसमें फ्लोएम तो नहीं दिखाया है, पर ये जाइलम जरूर दिख रहा है इसमें। ठीक है, तो फ्रेंड्स, कोशिका से जल का परिवहन ये हम दो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखेंगे। ठीक है, जल के परिवहन को दिखाने के लिए यहाँ पर एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो पेस्ट्रीज लिया गया है, मतलब छोटा छोटा बीकर टाइप का, और इसमें पानी भर लिया गया है, और ये आलू को गोल काट लिया गया है जिसके अंदर होल बना दिए हैं। ठीक है, दो आलू हैं और दोनों को काट दिया गया है। तो इसके अंदर शुगर का विलियन मतलब शक्कर का घोल भर दिया गया है, और ये क्या है? ये पानी है। तो इसमें पानी के दोनों में एक बराबर पानी भर देते हैं और इसमें पिन घुसा देते हैं। ठीक है, किस लिए घुसाते हैं? ताकि हमको पता चले कि पानी कहाँ तक है। फिर हम कुछ देर बाद देखेंगे तो जो आलू की कोशिकाएं हैं उससे जल जो है वो इस मतलब शक्कर के घोल के तरफ जाके उसमें भर जाता है। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है? तो कोशिका से जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ये एक परासरण की विधि है, और हमने लास्ट में पढ़ा था कि परासरण के द्वारा ही पेड़ पौधों में जल जो है ऊपर चढ़ता है। ठीक है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक होते हुए पेड़ के सभी भागों तक जल का परिवहन इसी विधि से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे कि वाष्पोत्सर्जन क्या है। तो क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम के द्वारा बहुत सारे जल की हानि होती है ना। तो पादप से मतलब पेड़ पौधे जो हैं मृदा से खनिज पोषक तत्व और जल को अवशोषित करते हैं, और अवशोषित किया गया सारा जल पादप के द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है ना। पत्तियों पर के सतह पर जो रंध्र या स्टोमेटा होते हैं उसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम के द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। तो पत्तियों से जल के वाष्पन से एक चूषण अभिकरण या खिंचाव विकसित होता है। तो इसी को हम यहाँ पर पढ़ के देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों में वाष्प के रूप में जल का ह्रास होता है। ओके, तो वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण बल निर्मित होता है। चूषण बल मतलब
जो स्ट्रा वाली बात मैंने बताई वही, तो जिसके कारण मूलों द्वारा मृदा में से अवशोषित जल अभिकर्षित होकर तने और पत्तियों तक पहुंच जाता है। मतलब एक चूषण बल, मतलब जल का खिंचाव ऊपर की तरफ होता है, जिससे पेड़ के जो विभिन्न भाग हैं जैसे कि पत्ती है, तने हैं, सभी तक ये जल जो है पहुंच जाता है। ठीक है, जल और जो खनिज पदार्थ हैं वो। और हमने यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन के भी बारे में जाना। तो मतलब ये चूषण बल समझ में आया आपको, जैसे हम स्ट्रॉ से जल या जूस पीते हैं, सेम वही है। तो इसी विधि के द्वारा जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, वो उनकी जो अधिक ऊंचाई है तो वहाँ तक जल का अभिकर्षण खिंचाव के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो और वाष्पोत्सर्जन क्या करते हैं, पेड़ पौधों को भी ठंडा रखने में सहायता करते हैं। जैसे हमारा पसीना है हमको ठंडा रखता है, तो सेम वही प्रोसेस पेड़ पौधों के लिए वाष्पोत्सर्जन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने पेड़ पौधों में और जंतुओं में परिवहन के बारे में जाना कि उनमें पेड़ पौधों में उत्सर्जन किस तरह से होता है, वाष्पोत्सर्जन, और क्या था एक मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में जाना है ना। और तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नहीं पूछा था आपसे, लेकिन इसमें मैंने क्वेश्चन ऐड कर दिया है उसका भी। तो फ्रेंड्स आपको आंसर देना है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की, डायलिसिस क्यों की जाती है, और तीसरा है ईसीजी का पूरा नाम बताइए और क्यों किया जाता है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि ईसीजी क्यों किया जाता है। ओके, और रक्त समूह कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स, हमारे मतलब जो ब्लड का ग्रुप है वो कौन कौन सा होता है ये बताना है आपको। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलिएगा। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।